नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और एलटी ग्रेड एसएसटी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में कैसे चल रही है तैयारी आप लोग की। कमेंट करके बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो हमारा कम आ पाया, कारण ये है कि हम लोग खुद भी वर्किंग हैं और कई बैचेस चलते हैं पीसीएस मेंस को लेकर के। तो थोड़ी सी व्यस्तता है, इधर टीजीटी पीजीटी का नया बैच संस्थान ने लॉन्च किया है, तो सब चीज़ों की वजह से। लेकिन फिर भी जितना टाइम मिलेगा उतना तो हम यहाँ प्रयास कर ही रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो इतिहास से है और बहुत शानदार प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि नीति का जो है वो विश्लेषण करना है, और ये 8 अंक का प्रश्न है और बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, क्योंकि महत्वपूर्ण अंग्रेजों की पॉलिसी रहती है। तो आइए देखते हैं इसको कि क्या कैसे करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान टीजीटी पीजीटी का नया बैच शुरू कर चुका है 16 जून से, तो आप लोग इससे जुड़े, इसका लाभ उठाएं। और पीसीएस के जो बच्चे हैं वो पीसीएस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। और आप लोग तो 24 की मार्कशीट आई है, देखे ही होंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ तो थोड़ा भी अब जो है वो लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि आयोग जो निकल के कहानी आ रही है कि थर्ड फोर्थ पेपर में बहुत बेकार मार्किंग किया है, ये ऐसा नहीं है कि 2024 की कहानी, वो 23 में हुआ है, 22 में भी, 21 में हुआ। इनफैक्ट कि जब हम लोग भी देते थे तब भी हुआ है। हम लोग का भी जो सिलेक्शन रुका, इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो बहुत है कि भाई, हमारे साथ खुद ही जो फर्स्ट पेपर था, एक बार मुझे 70 नंबर मिल गया। अब बताइए कि इतिहास के हम शिक्षक हैं और इतिहास हमारा ऑप्शनल रहा है, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी रहा है। तो ऐसे में इतना ब्लंडर कैसे हो गया? तो वो आयोग की महिमा है, वो होता रहता है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आप इतना बेहतर परफॉर्मेंस करें कि मतलब एक आध पेपर में यदि ये समस्या आए भी तो और पेपर से आप कवर कर ले। और ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब खूब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, जिस भी परीक्षा में मेंस है, समझ लीजिए कि वही मुख्य है, बाकी तो और कोई मतलब नहीं। पीटी भीड़ छाटने का जरिया है। आप 2.5-3 महीना सीरियस होंगे, पीटी में आप जो है वो बढ़िया कर ही लेंगे, पीटी पास ही हो जाएंगे। लेकिन असली लड़ाई मेंस में होती है, और मेंस को करते क्या है, आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप लोग को लगता है कि बस एक बार पीटी पास कर लें, पीटी को ही क्या है कि जीवन मरण की चीजें मान लेते हैं। और पीटी पास करके क्या होता है कि एक दो दिन खुश होते हैं, पार्टी कर लेते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, आपके नात रिश्तेदार जान जाते हैं कि अरे बच्चा पीटी पास कर गया, थोड़ी सी आपकी वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद फिर जा करके मेंस में फेल हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जब 2-3 बार हो जाती है तो आपके फिर पीटी आप किसी को बताएंगे, लोग कहेंगे अरे पहले मेंस पास करो फिर देखेंगे, पहले इंटरव्यू दो। तो आप उस उलाहना से बच सकते हैं। और उलाहना तो छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई, मेन तो आपका उम्र समय जा रहा है, आपका आपके जो दायित्व हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक समय के बाद जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है वो निराशा वाली चीज़ें आती हैं। तो उस निराशा से तभी आप बच सकते हैं कि जब आप सही समय पे सिलेक्शन लेके निकल जाएं। नहीं तो फिर जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कष्टकर है। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि अगर आप पीसीएस बनने के लिए ठाने हैं तो आप मेंस आंसर राइटिंग से क्यों भाग रहे हैं? कर जाइए 1,000 प्रैक्टिस प्रश्नों की। आप ना सफल हुए तो कहिए क्या, लेकिन उसका भी सही डायरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि बस लिखते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको प्रॉपर वे में मार्किंग हो, उसका फीडबैक मिले आपको, आपके पास अच्छा कंटेंट हो, तो आप निश्चित तौर पे उसका लाभ पाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि नीति का विश्लेषण करना है। 8 अंक का प्रश्न है। और 8 अंक का प्रश्न आपको पता ही होगा कि इसे कितने शब्दों में लिखना होता है, तो 125 शब्दों में लिखना होता है। सबसे पहले इसका की पॉइंट क्या है? बच्चों के मन में आता है कि सर भूमिका कैसे लिखें। की पॉइंट क्या है? सहायक संधि। थोड़ा सा सहायक संधि के बारे में बता दीजिए, ये आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सहायक संधि क्या है, तो एक कूटनीतिक और विस्तारवादी नीति थी। मतलब सहायक संधि क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? कूटनीतिक और विस्तारवादी नीति थी। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्से, मतलब जिसे डुप्ले कहा जाता है, उसने किया था। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में कि ईस्ट मतलब सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत देखिए डुप्ले ने की थी। इसे औपचारिक रूप से लॉर्ड वेलजली ने 1798 में लागू किया।
मतलब औपचारिक रूप से लागू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड वेलेजली को जाता है। कब जाता है? 1798 में। इसके पहले डुप्ले ने प्रयास किया था, जो कर्नाटक युद्ध में उसने किया था। और उसने क्या कहा था कि भाई आप हमारी सेना किराए पे लीजिए, हम दो पार्टी हैं, मतलब एक क्षेत्र है उसको लेकर के दो पार्टी लड़ाई कर रहे हैं, तो एक पार्टी कमजोर महसूस कर रहा, तो वो डुप्ले के पास गया। डुप्ले ने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी आपको सेना दे रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि भाई आप सेना के बदले आपको क्या चाहिए? तो उसने वही कहा, जो सेना दे रहे हैं उसका आप खर्चा दे दीजिए, फिर हमारी सेना आपके राज्य की सुरक्षा भी करेगी, आपको राज्य भी दिलाएगी, उसके बाद इन फ्यूचर आपके राज्य की सुरक्षा भी करेगी, और हमारा एक रेजिडेंट वहाँ रहेगा। तो ये सब प्रयास डुप्ले ने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है डुप्ले से कुछ गलतियां होती है और उसे बुला लिया जाता है। और फ्रांसीसी कंपनी के हार में एक बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, उससे उसमें डुप्ले को भी रहता है कि भाई डुप्ले को जो है वो फ्रांस की सरकार ने बुला लिया था। तो वो तो खैर दूसरा विषय है, जब उस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन औपचारिक रूप से लागू करने का काम लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 1798 में। इस संधि का देखिए, अभी तक थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि देखिए। अब इस संधि का मतलब प्रावधान क्या है? तो इस संधि का मूल भाव यह था कि भारतीय राज्य बाह्य रूप से स्वतंत्र दिखे, परंतु उनकी सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य शक्ति जो है वो कंपनी के नियंत्रण में आ जाए। मतलब ये जो सहायक संधि की नीति थी उसमें ये था कि भारतीय राज्य को लगे कि वहाँ का जो लोकल राजा है वही जो है उस क्षेत्र विशेष में शासन कर रहा है, लेकिन वो शासन करता दिखे, ना कि वास्तविक शासन। मतलब वास्तविक शासन उसके हाथ में ना हो, लेकिन वो करता दिखे। अब उसमें क्या आप देखेंगे कि भाई उनकी विदेश नीति आप ले लेंगे, वहाँ अपनी सेना रख देंगे, तो ये सारी चीजें यदि आप कर देंगे तो फिर तो समस्या आनी ही आनी है, और वही हम तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सहायक संघ की प्रमुख शर्तें क्या है? तो संघ के अनुसार भारतीय शासक को अपने राज्य में कंपनी की स्थायी सेना रखनी होती थी। मतलब जो भी व्यक्ति सहायक संधि पे हस्ताक्षर करेगा, सबसे पहला चीज कि भारतीय शासक ही करेंगे, और इनको क्या है कि अपने राज्य में कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी रखनी होगी, और वो भी स्थायी रूप से रखनी होगी। और उसके व्यय का भार क्या है? तो वही उठाएगा, शासक उठाएगा। शासक बिना कंपनी की अनुमति किसी अन्य राज्य या यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रखेगा। देखिए अब यहाँ क्या है कि जो शासक है उसकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया जा रहा है कि मतलब हम अपनी सेना रखेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, और बदले में उस सेना का किराया आपको देना होगा, हमारा एक रेजिडेंट रहेगा, उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, उसको भव्य तरीके से रखना होगा। तीसरी चीज, जब हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं, तो आप दूसरे से मित्रता नहीं कर सकते। मतलब अन्य यूरोपीय कंपनियों से आप मित्रता नहीं कर सकते, अन्य यूरोपीय कंपनियों के किसी भी अधिकारी कर्मचारी की आप नियुक्ति नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इसमें हैं सहायक संधि में। फिर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होनी थी, जिससे आंतरिक मामलों में भी कंपनी का क्या है कि प्रभाव बढ़ता। अब रेजिडेंट कैसे प्रभाव बढ़ाता? कहने को तो ये जो सैन्य टुकड़ी थी उसकी देखभाल के लिए रखा गया था, उसका ये कमांडिंग ऑफिसर होता था, लेकिन जनरली जो रेजिडेंट होते थे वो उस राज्य के आंतरिक मामलों में खूब हस्तक्षेप करते थे। मतलब आप ये मान के चलिए कि राजा को जो है वो सही से काम करने ही नहीं देते थे। तो ये सारी चीजें हैं। शासक कंपनी की अनुमति के बिना अन्य यूरोपीय नागरिकों को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। मतलब एक बड़ा डर था अंग्रेजों को, किससे? फ्रांसीसियों से। और फ्रांसीसी भी काफी उन्नत थे, तो ऐसे में अंग्रेजों को डर था कि भाई फ्रांसीसियों की सहायता से चीजें ज्यादा राजा हम पे भारी पड़ सकता है, या फिर फ्रांसीसी बहुत मजबूत हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में आप फ्रांसीसियों के साथ या कोई भी विदेशी जो कंपनी है उससे आप कोई संबंध नहीं रखेंगे। फिर कंपनी ने राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से बचाने की जिम्मेदारी ली। मतलब इतनी सारी चीजें हम आपकी ले लिए, मतलब आपकी स्वतंत्रता हम छीन लिए, आपके राज्य में हम अपना रेजिडेंट रख दिए, अस्थाई सेना रख दिए, आपकी विदेश नीति जो है पूरी तरीके से हम संचालित कर रहे हैं, और उसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण होगा,
हम फ्रंट फुट पे लड़के आपकी रक्षा करेंगे, और आपकी राज्य में यदि कोई आंतरिक विद्रोह भी होता तो वहां भी जो है हम आपको उस विद्रोह से बचाएंगे। लेकिन ये एक रणनीति थी, मतलब ऐसा नहीं था कि ये बस वहीं तक सीमित थी। इनकी मंशा थी कि भारतीयों के वित्त से एक बड़ी सेना का रख रखाव किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हीं के खिलाफ युद्ध करके और इनका जो है वो हस्तगत, मतलब इनको अपने क्षेत्र में, अपनी सीमा में मिलाया जाए। और वही बाद में होता है। तो कंपनी के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख राज्य, देखिए ये संधि के प्रावधान थे। अब इस पे यदि हस्ताक्षर करता अब राज्य देखेंगे तो सोचिए, हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत जो है सहायक संधि के तहत आती है, मैसूर आता है, तंजौर आता है, अवध आते हैं, मतलब अवध भी इसके दायरे में आता है। फिर पेशवा आता है, और पेशवा में बेसिकली कौन, तो बाजीराव द्वितीय आते हैं। फिर भोसले और सिंधिया, ये सब जो है वेलेजली के समय सहायक संधि स्वीकार करते हैं। और सोचिए कि, अब सोचिए कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा सब यदि सहायक संधि स्वीकार कर ले रहे हैं, तो कितने बड़े भूभाग पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही सही अंग्रेजों की बढ़त हासिल होती। भाई अगर किसी राज्य में आप सेना रख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रभाव में है, और दूसरे से कह रहे हैं कि आपको सेना रखने की कोई जरूरत नहीं, हम तो आपकी रक्षा के लिए है ही है। अगर विदेश से आक्रमण होगा तब भी रक्षा करेंगे, घर पे आंतरिक विद्रोह होगा तब भी हम रक्षा करेंगे। तो ऐसे में आप सोचिए कि आपको पंगु भी बना रहे हैं, आपकी विदेश नीति भी, आपकी स्वतंत्रता भी, सब कुछ ये प्रभावित कर रहे हैं इस नीति के माध्यम से। और कितने आसानी से इतने बड़े क्षेत्रों को जो है वो अपने भूभाग में हस्तगत करते हैं। फिर कंपनी को इससे लाभ क्या हुआ, तो अगली चीज लाभ में आप देखेंगे तो बिना अपनी जेब से खर्च के कंपनी को क्या मिली, तो एक विशाल सेना मिली, और वो भी किस पे मिली, भारत के रियासतों के जो राजा हैं उनके खर्चे पर। तो सबसे बड़ी चीज कि भाई आप सेना रखेंगे, आज भी आप देखेंगे जो हमारी सेना उस पर हम कितना ज्यादा बजट खर्चा करते हैं। और यहाँ तो फ्री ऑफ कास्ट सेना रखने की अनुमति मिल गई, वो भी भारतीयों के खर्चे पर। मतलब ये वही हुआ कि मछली के तेल में ही जो है क्या है, मछली भूनने वाली कहानी हो गई। फिर क्षेत्रीय विस्तार में आप देखेंगे तो संधि की शर्तों के उल्लंघन या कर्ज न चुका पाने पर कंपनी धीरे धीरे रियासतों के भूभाग का विलय करती गई। कंपनी क्या कर रही है कि भाई ठीक है, आपको इतना अमाउंट देना सेना के लिए, रेजिडेंट पे इतना खर्चा करना, यदि आप नहीं पेमेंट कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमको भूमि का ये टुकड़ा दे दीजिए, हम इसे चला लेंगे। तो ऐसे करते करते क्या है कि उस राज्य के जितने भी भूमि है सबको अपने में मिला लिया कंपनी ने। फिर देसी रियासतों को क्या नुकसान, देख कंपनी को तो ये लाभ हुआ कि सेना रखने में सफल हुए, अपना भूभाग उन्होंने विस्तारित किया। कंपनी को क्या लाभ, मतलब देसी रियासतों को क्या नुकसान हुआ, देसी रियासतें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो बैठी। कैसे खो बैठी, मैंने पीछे चर्चा की, भाई उनकी विदेश नीति प्रभावित हुई, उनकी संप्रभुता प्रभावित हुई, वो कोई नियुक्ति नहीं कर सकते, किसी से मैत्री संधि स्थापित नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें इनकी प्रभावित हुई, और वे केवल ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक कठपुतली बनकर रह गए। फिर दूसरा इनका नुकसान क्या हुआ कि बेरोजगारी और आर्थिक संकट भी बढ़ा। भाई जब राज्य के पास राजस्व का एक बड़ा साधन जो है वो कंपनी के पास चला गया, और कंपनी के पास जो वो राजस्व जा रहा था उस राज्य में ना तो कोई वेलफेयर का काम हो रहा था, ना तो राज्य में उसका कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा था जिससे रोजगार डेवलप हो। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि कितनी चीजें जो है वहाँ डिस्टर्ब हुई, और इससे बेरोजगारी बढ़ी। कि राज्य का राजस्व जब कम होता है तो सारी चीजें, भाई राज रूपी घोड़े, राज रूपी जो रथ है उसको खींचता कौन है, तो यही राजस्व रूपी जो है अश्व। जब अश्व ही प्रभावित है तो रथ चलेगा कहाँ, तो वही चीजें, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी की स्थिति आई, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस संधि के माध्यम से। फिर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सहायक संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बना दिया, जबकि भारतीय राज्य कमजोर एवं आश्रित बनते चले गए। मतलब इसमें क्या है कि इससे सहायक संधि से लाभ किसको हुआ, तो भारतीय रियासतों को तो कतई नहीं, जो मुख्य लाभ हुआ वो अंग्रेजों को हुआ, कि मतलब वो एक मजबूत शक्ति बन गए। फ्रांसीसियों से जो एक भय था वो भी इस माध्यम से वो समाप्त करने में सफल रहे। जो नेपोलियन का उस समय बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा था यूरोप में, और एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत की तरफ भी आ जाए, तो उसको भी मेंटेन करने में ये सफल रहे। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1857 तक आते आते ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन करके बैठ जाते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि आपको न केवल एक मॉडल उत्तर मिला होगा बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको हम सिखा पाए होंगे। इन सबों के बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। ये पीसीएस वाला है, इससे इससे भी जुड़े और सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ये दो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, समृद्धि आईएएस और संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और ये समृद्धि आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम है, @ लगा लीजिएगा। ये सारे लिंक आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है, बेहद लाभदायक है। तो ऐसे में इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट शेयर जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।